मुगल काल की राजकुमारी मोनिशा। एक ऐतिहासिक उपन्यास। सरल आधुनिक हिंदी। भूमिका। संगमरमर और चांदनी की फुसफुसाहट। भोर से पहले का समय था। महल के संगमरमर के गलियारे ठंडी रात की सांसें समेटे हुए थे। जालीदार खिड़की के पास बैठी राजकुमारी मोनिशा मुगल बागों को देख रही थी। चांदनी पानी की नहरों पर टूटकर चांदी जैसी चमक रही थी। तेल के दिए की हल्की रोशनी में वह लिख रही थी, शांत, एकाग्र और सोच में डूबी हुई। राजघराने में जन्म लेने के बाद भी मोनिशा जानती थी कि असली ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी-कभी वह शब्दों में, धागों में, संगीत में और विचारों में छुपी होती है। 18 वर्ष की उम्र में ही वह महल के अंदर एक अलग पहचान बना चुकी थी। अध्याय 1। वह राजकुमारी जो शांति को चुनती है। राजकुमारी मोनिशा एक प्रतिष्ठित मुगल परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, जिनका संबंध सीधे शाही दरबार से था। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बने महल में रहते हुए भी उसे दिखावे से ज्यादा सादगी पसंद थी। वह सूरज निकलने से पहले उठती, कविता पढ़ती और गणित व खगोल विज्ञान का अभ्यास करती। दोपहर तक वह फारसी और उर्दू की सुंदर लिखावट में अभ्यास करती, जिसकी सफाई देखकर अनुभवी लेखक भी रुक जाते। वह न घमंडी थी, न लालची। नौकर उसकी दयालुता की बात करते थे और विद्वान उसकी बुद्धि का सम्मान करते थे। अध्याय 2। गुप्त संकेतों की भाषा। कविता और कला के अलावा मोनिशा को गुप्त लेखन में भी महारत थी। उस समय जानकारी ही शक्ति थी। वह चित्रों और कढ़ाई के डिजाइनों से प्रेरित ऐसे संकेत बनाती, जिनमें असली संदेश छुपा होता। केवल वही लोग उन्हें पढ़ सकते थे जिन्हें उसने सिखाया था। दरबार चुपचाप उस पर भरोसा करता था। लेकिन मोनिशा कभी घमंड नहीं करती। उसका मानना था कि बुद्धि सबसे सुरक्षित तब रहती है जब वह शांत हो। अध्याय 3। ज़नाना में संगीत। शाम के समय ज़नाना में मोनिशा का संगीत गूंजता। वह वीणा और सितार बजाती थी। उसकी धुनें जालीदार दीवारों से होकर बहती। संगीत उसके लिए सुकून था। राजनीति, कानाफूसी और डर, सब कुछ समय के लिए गायब हो जाता। महल की महिलाएं बिना बोले सुनतीं, क्योंकि वे जानती थी कि यह पल खास है। अध्याय 4। पहचान के धागे। मोनिशा अपने कपड़े खुद डिजाइन करती थी। वह कपड़े चुनती, सिलाई करती और उन पर कमल, चांद और बेलों जैसे प्राकृतिक डिजाइन काटती। सर्दियों के लिए ऊनी शॉल और त्योहारों के लिए रेशमी पोशाकें बनाती। कई बड़े लोग उसके बनाए कपड़े पहनते थे, बिना यह जाने कि उन्हें किसने बनाया। उसके लिए कपड़े दिखावा नहीं, अभिव्यक्ति थे। अध्याय 5। हाथ से बने गहने। अपने कमरे के पास एक छोटे से कार्यशाला में मोनिशा गहने बनाती थी। सोने के धागे, कांच और रत्नों से बने ये गहने बिल्कुल असली लगते। हर गहने के पीछे एक कहानी होती, तारे, बाग या भूली हुई रानियां। एक बार बादशाह ने दरबार में पहने गए हार के बारे में पूछा। जवाब जानबूझकर अधूरा रखा गया। अध्याय 6। कहानियों की चित्रकार। मोनिशा कागज पर छोटी छोटी चित्रकथाएं बनाती। नौकरों की हंसी, विद्वानों की थकान और आंगन में खेलते बच्चों को वह चित्रों में उतारती। फिर वह उनके नीचे शब्द लिखती और चित्रों के साथ कहानी बनाती। ये कहानियां सच्ची और भावनात्मक होती। वे चुपचाप कुछ खास लोगों तक पहुंचती। अध्याय 7। वफादारी की परीक्षा। जब एक साजिश ने परिवार को खतरे में डाला, तब मोनिशा आगे आई। अपने गुप्त लेखन से उसने चेतावनी भेजी और बिना शोर मचाए कई जानें बचा ली। उस दिन वह दरबार में नहीं दिखी। इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन महल सुरक्षित रहा। अध्याय 8। अपनी राह चुनने वाली राजकुमारी। उसके लिए कई विवाह प्रस्ताव आए, लेकिन मोनिशा ने विनम्रता से मना कर दिया।
वह प्रेम के खिलाफ नहीं थी, पर अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने ज्ञान, कला और उद्देश्य को चुना। परिवार ने उसके निर्णय की रक्षा की। अध्याय 9, महल की सर्दियाँ। सर्दियों में मोनिशा ने नौकरों और पहरेदारों को हाथ से बुने स्वेटर और शॉल दिए। कोई घोषणा नहीं हुई। उसका मानना था कि गर्माहट शोर से नहीं, कर्म से आती है। अध्याय 10, संगमरमर से आगे की विरासत। सालों बाद, जब साम्राज्य की चमक कम हो गई, तब भी उसके काम जिंदा रहे, बिना नाम के चित्र, बिना हस्ताक्षर की पांडुलिपियां। कहीं न कहीं उसकी कविताएं अब भी सांस ले रही थी। मोनिशा ने तलवार या तख्त से राज नहीं किया। उसने बुद्धि, कला और करुणा से राज किया। उपसंहार। भोर अब भी मौजूद है। सूरज फिर उगा, संगमरमर और बागों के ऊपर। और इतिहास की खामोश जगहों में राजकुमारी मोनिशा आज भी जीवित है। दिखाई न देने वाली, पर कभी न भुलाने योग्य।